सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में खास करके मैं बिहार में जो बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम में जो निबंध का जो पेपर होता है, निबंध के पेपर में भूमिका किस तरीके से लिखा जाए, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाए, उसी पर मेरा ये आज का लेक्चर है। इसमें सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि आपका जो है भूमिका क्या होता है, ठीक ना। फिर देन भूमिका लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। फिर मैं कई सारे यूपीएससी का निबंध का भूमिका में आपको लिखा हुआ मैं लाया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप भूमिका को शुरू कर सकते हैं। खास करके साइंस टेक का भूमिका या किसी फिलोसफिकल इशू का भूमिका ऐसे हो, किसी भी ऐसे का भूमिका आप कैसे लिखेंगे, तो कितने तरह से भूमिका लिखा जा सकता है, उन सभी चीज़ों पे मैं इस आधे घंटे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। वीडियो को देखिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे में देखिए दो चीज़ है। अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं, आपको दो चीज़ आपके पास होना चाहिए या दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहली बात ये है, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में आपको निबंध मिलेगा तो 3 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप पहला ऐसे आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे तो आप वही लगभग 40 मिनट या 45 मिनट, लेकिन बाकी 10-15 मिनट का जो समय मिलेगा एक ऐसे में, आप 10 मिनट सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो सबसे पहले सोचेंगे, तो सोचने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब ये है रैंडम थिंकिंग करना है। रैंडम थिंकिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। रैंडम थिंकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो भी थॉट आपको आ रहा है मन में, क्लासीफाई उसको करना पड़ेगा। फिर वो सारे थॉट को आपको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ को करके तब इंट्रोडक्शन की बारी आएगी, फिर मेन बॉडी की बारी आएगी, तब आपको निष्कर्ष। उसके बाद ही बात ये तो क्या, सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता के साथ ही साथ लिखने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। कि लिखने का मतलब क्या, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी पार्ट कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। खास करके जब मैं बहुत सारे ऐसे कॉपी जब चेक करता हूँ तो बॉडी पार्ट का जो पैराग्राफ रहता है वो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ लिंक नहीं होता है। मतलब कि एक पैराग्राफ को दूसरे से कैसे जोड़ना, ये भी आपको सीखना है। तो आने वाले लेक्चर में लिंक करने बताऊंगा कैसे आप बॉडी पार्ट को लिंक करें। आज के इसमें मैं भूमिका बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट में लिंक बता दूंगा, बाकी कैसे लिंक करें। बाकी नेक्स्ट एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप कैसे किसी का निष्कर्ष लेंगे ये बता दूंगा। बाकी तो और भी प्रैक्टिस में करा ही दूंगा और यूट्यूब पर और भी प्लेस पर वीडियो इसका बना हुआ भी है। तो निबंध लेखन क्षमता विकास दो तरीके से होगा। एक तो पहला आपके पास सोचने की क्षमता, रैंडम थिंकिंग कीजिए, थॉट को क्लासिफाई कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, तब इंट्रोडक्शन तैयार, बॉडी, तब कंक्लूजन, ठीक ना। और लिखने की क्षमता ये क्या होगा, कम से कम आपको 2 महीने समय देना तो पड़ेगा ना। आपके पास नॉलेज बहुत है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपका निबंध नहीं होगा। अब बात आती है रैंडम थिंकिंग की। कैसे हम रैंडम थिंकिंग करें। जैसे कि देखिए, रैंडम थिंकिंग में टॉपिक वाइज डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उसमें सोच सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जैसे कि कोई टॉपिक, उसमें व्हाट क्या है, वो क्यों है, कहाँ है, व्हेन, हाउ, ये आप कर सकते हैं, ठीक ना। फिर उस टॉपिक को या उस चीज़ को आप किसी काल से, मतलब टाइम से रिलेट कर सकते हैं। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था, फ्यूचर में क्या था, ठीक ना। जैसे कि उसका उपयोगिता के बेसिस पे क्या उसका लाभ है, क्या उसका हानि के, उसको बांट सकते हैं। या विवाद है, पक्ष में विवाद हो, जैसे कि हमारा यूसीसी का कोई आपका यूसीसी टॉपिक का कोई निबंध आता है मान लेते हैं, या महिला आरक्षण पे कोई निबंध आता है, तो आप यहाँ पे है ना भाई कि उसको बांट सकते हैं कि भाई उसमें क्या पक्ष में है, क्या उसके फेवर में, यूसीसी का टॉपिक को बांट सकते हैं। कई सारे डायमेंशन भी जा सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, धार्मिक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, या स्थान को लेके भी, भारत में क्या, शेष दुनिया में उसके लेके क्या चल रहा है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, कागज़। मतलब कागज़ एक टॉपिक है, इस पर आपको कुछ लिखना है, तो क्या क्या रैंडम थिंकिंग क्या कर सकते। जैसे कि कागज़ एक क्या है, क्या मतलब इसका आप मोटा मोटी डिफाइन दे सकते हैं कि भाई कागज़ एक पतला पदार्थ है जिस पर लिखा या प्रिंट किया जा सकता है। क्यों है, लिखने हेतु है, हिसाब किताब इसमें कर सकते हैं। मतलब ये रैंडम थिंकिंग है, कैसे आप किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक को 2 या शब्दों में लिख सकते हैं। ये सोचने की क्षमता भी विकसित करता है, ठीक ना। कहाँ है, विद्यार्थी उसको यूज करता है, लाइव लिखता है, अखबार में, कार्यालय में, पेपर में, पैसे पे कागज, पैसे से कागज, ठीक ना। फिर कब, प्राचीन काल से लेकर अब तक में क्या क्या कागज़ का डेवलपमेंट हुआ है,
अब यहाँ काल दिखा सकते हैं। पास्ट में पहले तारपत्र पे लोग लिखते थे, पेपाइस पे लिखते थे, पांडुलिपि में लिखते थे। मिडिल काल में जब आया तो पांडुलिपि आ गया, धार्मिक ग्रंथ आ गया। अभी वर्तमान में आप ऑफिस है, बुक है, उपन्यास लिखा जाता है। भविष्य में पेपरलेस हो जाएगा, ई पेपर आ गया, ई मैगजीन हो गया, ई बुक। तो कहने मतलब देखिए कि इसको काल में, टाइम में आप कागज़ को कितने पार्ट में, इसमें आप कम से कम 200 वर्ड लिख सकते हैं। अगर आपको सिंपल कागज़ अगर मैं दूंगा टॉपिक, अगर आप इतना नहीं सोचेंगे तो कागज़ पर आप 10 वर्ड भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से रैंडम थिंकिंग करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक में 1000, 500, 2000 वर्ड लिख सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, करना पड़ेगा, बिना किए हुए नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज़ को लाभ से जोड़िए। क्या ज्ञान का विकास होता है उससे, इसका प्रसार होता है, प्रिंटिंग प्रेस, भूमंडलीकरण हो रहा है, पूंजीवाद, मतलब इसमें कई चीज़ इसको कागज़ से आप लिंक कर सकते हैं। किसको लाभ नहीं कागज़ से? जो जो पढ़े लिखे नहीं, उसको क्या लाभ है? गरीब को कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं जानते हैं। अब इसके कई सारे डायमेंशन भी इसको बांट सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्थिक में पेपर मिल बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, समाज में शिक्षा का विकास होगा, राजनीतिक में चुनाव प्रचार होगा, संविधान का लोग इस कागज़ के जरिए जान सकते हैं संविधान को। सांस्कृतिक में पतंग उड़ता है, इसी से बनता है, ठीक ना। हानि देखिए, पर्यावरण को क्षति होता है, फिर खबरें छप जाती है कभी कभी न्यूज़पेपर में, अंधविश्वास पेपर में आ जाता है, जाली नोट बन जाता है। ये इसका कमियां भी कागज़ का आप दिखा सकते हैं, ठीक ना। फिर अगर जो इस निबंध में अगर मैं ये कागज़ आपको लिखना पड़ जाए 1000 वर्ड में, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते, कविता, गीत की, मेरा जीवन कोरा कागज़, यहाँ शुरू कर सकते हैं। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल तरीका है किसी चीज़ को सोचने का, टॉपिक को सोचने का, उसको लिखना। आप देखिए, अगर आपको मैं सिंपल कागज़ पर लिखने देता बिना ये बताए तो आप कितना लिखते हैं? मेरे ख्याल से आप 100 वर्ड लिखते थे, थक जाते। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस टॉपिक को एक बार सोच लेंगे, रैंडम थिंकिंग निबंध में करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर इतना रैंडम थिंकिंग कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी निबंध अगर आएगा ना, तो आप उसको आराम से 800 वर्ड में लिख पाएंगे। तो ये आप करेंगे, ये टॉपिक को आप रैंडम थिंकिंग करके लिख सकते हैं। और मैं जो ऐसे प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। पहले मैं रैंडम थिंकिंग किसी भी टॉपिक 5-6 करा देता हूँ कि भाई आप करके देखिए, लिखिए उसको, कोई टॉपिक पर लिखिए। उससे क्या होगा, आपका डेवलप विकसित, मतलब आप सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी, ठीक है, और लिखने की भी क्षमता। फिर जो है ना, एक और, जैसे कि बोतल है, मान लीजिए बोतल टॉपिक है, इसमें आपको 1000 वर्ड लिखना। अगर मैं अभी आपको रैंडमली दूंगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब आप रैंडम थिंकिंग करेंगे, जो मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे में 2 चीज़ है। एक तो आपको सोचने की क्षमता और देन लिखने की क्षमता, 2 चीज़ पर काम करना पड़ेगा। और ऐसे टॉपिक अगर कर लेंगे तो आपका बहुत ईजी होगा। अच्छा, बोतल टॉपिक, तो आप सोचिए बोतल क्या है, ये कहाँ है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना। फिर व्हेन कब से चालू है, व्हाई क्यों जरूरी है, हाउ कैसे, इसमें अब इसका यूज़ तो साइंस में भी होता है, मेडिसिन मशीन में भी होता है बोतल का, ठीक ना। फिर ये इसके कई सारे पहलू, सोशल पहलू क्या है, पॉलिटिकल पहलू क्या है, इकोनॉमिक पहलू क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, सुंदरता को लेके बोतल में हम गमला बना सकते हैं। और भी कई सारे अगर पॉइंट आपको मिलता है रैंडम थिंकिंग में, आप इसको लिख सकते हैं। एक सिंपल देखिए बोतल टॉपिक था, उसमें आप स्टार्टिंग में 100 वर्ड लाइक नहीं थे, अभी इसमें आप 500, 1000 वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आपको मैंने कोशिश किया आपको रैंडम थिंकिंग बताने का, रैंडम थिंकिंग क्या होता है, ये चीज़ है। अब आते हैं हम लोग भूमिका कैसे करेंगे, उसको मैं आता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन जो है सिंपल, ये पहले होता है किसको समझ। देखिए भूमिका का मूल बिंदु जिज्ञासा है, ठीक ना, और आगे जिज्ञासाओं का समाधान होते जाना है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो मतलब कि जो जो उनको उसको पढ़ेगा, मतलब जैसे कि जो पढ़ेंगे या पढ़ेगा तो उसके मन में एक जिज्ञासा, भाई आगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। यह इंट्रोडक्शन की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेमबल प्रस्तावना संविधान की तरह होनी चाहिए। अर्थात संविधान का सार और संविधान का आधार स्तंभ। जैसे कि आप प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना पढ़ते ही पूरा संविधान का एक एसेंस पता चल जाता है, वही आपके भूमिका में होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो कि पढ़ते ही मज़ा आ जाए, वाक्य से ही परीक्षक बंध जाए। भूमिका को रफ में लिख लेना चाहिए, फिर तब जाकर आपको फ्रेश में लिखना चाहिए। भूमिका में बहुत अधिक फैक्ट या इन्फॉर्मेशन ना हो, भूमिका ना छोटी हो ना बड़ी, बल्कि कुल शब्दों का लगभग 10 या 12-15% हो। लगभग 100-150 वर्ड में आप आराम से भूमिका लिख सकते हैं, या 1-2 पैराग्राफ में लिख। अगर अभी 800 वर्ड में अगर आप निबंध लिखते हैं, 850 वर्ड में लिखते हैं बीपीएससी में, आप कोशिश करें 100-120 वर्ड में भूमिका, या 150 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 100 निबंध का भूमिका लिखें, जरूर लिखें। हम बार बोलता हूँ, पहले लिखने बोला 100 निबंध का बीपीएससी में आपको 200 प्लस मार्क्स जैसे में पाना है, तो लगभग 100 निबंध की भूमिका आप खुद तैयार करके जाएं, अलग अलग सोशल इशू पे, इकोनॉमिक पे,
अलग अलग तैयार करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए भूमिका लिखने के तरीका मेनली क्या हो सकता है। देखिए तरीका में आप देखिए यहाँ पे आप किसी ऐतिहासिक घटना से किसी भी ऐसे को शुरू कर सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। फिर आप डायरेक्ट फ्री फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, दार्शनिक या विचारक के पॉइंट से कर सकते हैं, तुलनात्मक भूमिका लिख सकते हैं, प्रश्न उठाने वाला भूमिका लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आज आप एक निबंध की आज की भारतीय नारी, तो आप इसको सिंपल ऐसे शुरू कर सकते हैं। जब मैं न्यूज़पेपर उठाता या उठाती हूँ तो न्यूज़पेपर के पहले पृष्ठ पे मिलता है कि यूपीएससी में ये लड़की टॉप स्थान प्राप्त कर। बस जब मैं वही दूसरा पेज पलटती हूँ तो कुछ लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं निकल के सामने आती है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ या मजबूर हो जाती हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या भारत की नारी सुरक्षित है? क्या गांधी जी या बी आर अम्बेडकर ने नारी को लेके जो कथन दिए हैं क्या वो सच में पूरा हो गया है? तो ऐसे करके इसको हम बोलते हैं कि भाई प्रश्न उठाने वाले भूमिका शुरू कर सकते हैं, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। ऐसे लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, जहाँ भी है, मेरा है किसी और का भी, अगर ऐसा कहीं कोई बता रहा है ना, आप उसको देखिए, लिखिए। देखिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ कोर्स खरीद के ही कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में भी मिलता है, फ्री में है, लेकिन हाँ आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ अच्छा चीज़ हो रहा है, कहाँ चीज़ आपके यूज के लायक, उसको पहचानना पड़ेगा। कोटेशन शुरू कर सकते हैं भूमिका, व्याख्या से भूमिका शुरू कर सकते हैं, किसी घटना से शुरू भूमिका कर सकते हैं, किसी उदाहरण या कहानी से आरंभ कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव से भी आप कर सकते हैं। इतने तरीके से आप भूमिका लिख सकते हैं। लेकिन हाँ अब इसमें भी है, तरीका तो कई है, लेकिन आपको तीन ऐसे निबंध में लिखना, तीन आपको निबंध लिखना है, तो कम से कम आप जो है ना इसमें 5-6 तरीके के भूमिका पर काम करेंगे। मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी में से मैं एग्जाम्पल लूँगा कि कैसे आप उसको करेंगे। ठीक, जैसे कि एक जो आप यहाँ पे एक अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए, आत्मनिर्भर भारत, सिंपल टॉपिक आपका है, मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत मान लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत है, इस पर निबंध लिखना 800 वर्ड में। ठीक, अब भूमिका आप देखिए आप क्या सोच सकते हैं। सिंपल सा भूमिका जो है ना, एक सीधे अगर इसको हम शुरुआत हम कह सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और ना ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचिए अगर ये किसी और पर निर्भर होते, प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी असहाय नजर आया तो विश्व के बाकी देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी ही सोच है जिसका अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानी खुद को किसी और पर आश्रित ना करना। यह सोच न केवल कोविड-19 की महामारी से उबरने में मददगार है, बल्कि वैश्विक महाशक्ति बनने के आधारशिला भी है, या विकसित भारत बनने की आधारशिला भी है। ऐसे करके भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। या अगर किसी का कोटेशन अगर आपको याद है, यहाँ मैं एक कोटेशन यूज किया हूँ, मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष या महिला प्रत्येक बात में दूसरों को सहारा चाहते हैं, वे सदा एक ना एक अगुआ ढूंढ करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। वे आत्म संस्कार में उन्नति नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी संपत्ति का सृजन करना तथा किसी का बिना विचार किए अनुयायी नहीं बनना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उपर्युक्त पंक्तियां हमें आत्मनिर्भर होने की शिक्षा प्रदान करती है। वस्तुतः जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में मनुष्य को परिवार और समाज का सहयोग मिलता है। वे सहयोग यदि आवश्यकता से अधिक मिलने लगते हैं तो वे दूसरे पर निर्भर रहने की आदी हो जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इस दिशा में भारत सरकार का यह कदम आर्थिक क्षेत्र में एक दूरगामी है। तो ऐसे करके आप जो है ना भी भूमिका को शुरू कर सकते हैं। इसी में आगे जोड़ दीजिए, जब ये सहयोग मिलना बंद हो जाता है तो जीवन जीने में कठिनाई महसूस करता है। दूसरों पर निर्भरता उसकी प्रसन्नता का कारण बनती है। दूसरे पर निर्भर रहकर व्यक्ति अपने जीवन के सुखों का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। वास्तव में आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भर होने से उसे दूसरों पर आश्रित होने से मुक्ति मिलती है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य होता है किसी वस्तु अथवा कार्य हेतु स्वयं पर निर्भर रहना। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्ति के नहीं, राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। अब यहाँ से लिंक कर दीजिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए टॉपिक एक ही था, मेरा टॉपिक क्या था, एक ही था, लेकिन एक ही टॉपिक में दो तरीके से आप भूमिका शुरू कर, और मेनली है कि आपको शब्दों पे कितना अच्छा पकड़ है। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई मायने नहीं रखता है निबंध में। आप कितना बेहतर लिख सकते हैं, कितना आपके हर एक शब्दों में कितना प्रवाह है, फ्लो है, क्या एक
सेंटेंस आगे आने वाले सेंटेंस से लिंक होता है या नहीं, या एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक है या नहीं, ये मेनली देखा जाता है। जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे आपको लगे नहीं प्रवाह भी है, मतलब कि मतलब कि पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखा गया, तो ऐसे आपको जो है ना भूमिका पर काम करने की क्या है आवश्यकता है। ये देखिए यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, ये ऐसे है कि राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान और तकनीक सर्वोपचार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नेसिया फॉर द डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि यहाँ देखिए सिंपल सा की टर्म अगर इसका हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो पहला बात तो है विकास, ठीक ना, सुरक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, और सर्वोपचार है मतलब सारा, मतलब कि सब कुछ यही है, इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है, ठीक ना। मतलब कि की टर्म हमको आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो विकास है। विकास क्या हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, आर्थिक में कृषि, उद्योग, सेवा, और भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर सुरक्षा का की टर्म है इसमें विज्ञान टेक्नोलॉजी। सुरक्षा में क्या, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा होता है। आंतरिक सुरक्षा आपको पता है कि आतंकवाद, नक्सलवाद हो गया, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, साइबर। बाह्य में आतंकवाद, विदेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, हथियार, मिसाइल, परमाणु, बहुत सा चीज़ आता है। सर्वोपचार का मतलब होता है 100% है क्या, मतलब कि क्या साइंस टेक के जरिए हम विकास और सुरक्षा कर सकते हैं, और भी कुछ हमको करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो ये देखिए की टर्म है, ऐसे ही आपका सोचने की क्षमता डेवलप होती है, और ये कई चीज़ों से आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप में इसमें भूमिका लिखने के तरीके में तुलनात्मक बताया, तो तुलनात्मक भूमिका देखिए किस तरीके से होता है। अगर यही टॉपिक अगर आप कार्य देखिए कैसे मैं बोल के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा भी है पीडीएफ में कि विश्व में 200 से अधिक राष्ट्र हैं और हम सभी जानते हैं कि सबकी हैसियत एक नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब राष्ट्र है, सभी देश विकसित बनना चाहते हैं, और उनके सामने बुनियादी प्रश्न यही है कि वे किस रास्ते पर चलकर सुरक्षा विकास को साध सकते हैं। विकसित देशों पर नज़र डालें तो यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती वे सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे विकास पथ पर तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश हो या भूतपूर्व सोवियत संघ जैसा समाजवादी देश, विचारधारा के इतने गहरे अंतराल के बावजूद दोनों की विकास यात्रा में साइंस टेक की भूमिका समान रूप से रही है। आज जब हम विकसित देश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, भारत की बात हो रही है, तब यह विचार समान रूप से प्रचलित हो गया है कि यह सपना विज्ञान तकनीक से ही पूरा होगा। किंतु इस प्रश्न पर गहरे आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या विज्ञान या तकनीक इस यात्रा में सर्वोपचार या रामबाण है, या एक व्यापक रणनीति का छोटा भर हिस्सा। तो यहाँ पे हम देखिए क्या किए, दो राष्ट्र का तुलना कर रहे हैं, एक अमेरिका का तुलना कर रहे हैं, एक रूस का तुलना कर रहे हैं, ठीक ना, तुलनात्मक हम कर रहे हैं। और आप देखिए इस भूमिका में आप जब ऐसे भूमिका एग्जाम में लिखेंगे तो एकदम लगेगा क्या लिखा है, कहाँ से लाया है, तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स गेन होने की संभावना बढ़ जाती। अब देखिए व्याख्या करते भूमिका का क्या मतलब, देखिए इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें सिंपल क्या लिखा है, आजकल यह विचार प्रचलित हो गया है कि अगर राष्ट्र का विकास करना है तो विज्ञान और तकनीक को ही राजमार्ग बनाना होगा। विकसित देशों के अनुकरण से उपजा यह विचार कुछ अस्पष्टता की मांग करता है। इस बात से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती है कि देश की सुरक्षा और विकास में विज्ञान तकनीक की महती भूमिका है, पर इस विषय को में गौर करने लायक शब्द सर्वोपचार है। इससे भाव निकलता है कि अगर हमने विज्ञान तकनीक पर बल दिया तो हमारी सुरक्षा विकास के रास्ते मौजूद अवरोध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर हमारे पास बेहतर सैन्य तकनीक हो जाए तो आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह कृषि उत्पादन के बेहतर तकनीक मिल जाने से खाद्य संकट दूर हो जाएगा और उत्पादकता पर्याप्त हो जाएगी। विवाद इसी विषय पर है, क्या विज्ञान तकनीक हमारे इन चुनौतियों के लिए सर्वोपचार है या समग्र योजना के बहुत से कारकों में से एक। हमने उस चीज़ को सिर्फ व्याख्या कर दिया और एक क्वेश्चन राइज कर दिया, आंसर आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब जो आप भूमिका में जो चीज़ लिखे हैं अब उसी को हर एक धागा खोलते जाइए, आपका निबंध जो है ना पूरा हो जाएगा। आप कुछ तथ्यात्मक भूमिका देखिए, फैक्चुअल बेस्ड भूमिका कैसे कर सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर देश है, सबसे अमीर देश है और विज्ञान तकनीक में भी वह सबसे ऊपर है। धन और संपदा मध्य पूर्व या एशिया के देशों के पास कुछ कम नहीं है, किंतु वो अमेरिका के सामने असहाय नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो ज़मीन में छिपे संसाधन को निकालने की तकनीक है और ना ही अमेरिका के मिसाइलों व ड्रोन हमले से बचने के
तकनीक, ठीक है ना। जिन शताब्दियों में इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वही शताब्दी थी जब वैज्ञानिक तकनीक क्रांति इंग्लैंड में हो रही थी और समुद्री और सैन्य तकनीक में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अमेरिका और यूएसएसआर विश्वव्यवस्था की होड़ में लंबे समय तक सैन्य तकनीकों, अंतरिक्ष तकनीकों पर ही केंद्रित रही। आज अगर चीन दुनिया में बादशाहत स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो इसका साइंस टेक के माध्यम से सीमाओं की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के साथ साथ इस बात के लिए भी सक्षम है कि वह तकनीक पुर्जों ऐसी कीमत व गुणवत्ता पर बनाए कि अमेरिका और यूरोप किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धा ना कर सके। ये सारे उदाहरण व तथ्य जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो यही है कि किसी देश की सुरक्षा और विकास विज्ञान और तकनीक के सहारे ही संपन्न होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तथ्यात्मक, मैंने अमेरिका का कुछ फैक्ट ले लिया और भी यूएसएसआर का ले लिया, चाइना का मैं कुछ फैक्ट ले लिया, तो आप ऐसे करके चीज़ें जो शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई अगर टॉपिक, एक दो टॉपिक है तो कई तरीके से, या नहीं तो अगर इसमें अगर आपको कोटेशन ही लिखना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का साइंस टेक के प्रति अच्छा सा कोटेशन आप डाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक कोट उनका जो है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। ऐसे करके आप चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब कि किसी भी निबंध में, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके की भूमिका लिखें, जैसे कि मैं इसमें 8-10 तरीके की भूमिका के टाइप का आपके सामने जिक्र किया, आप किसी भी तरह की भूमिका लिखें लेकिन उसको प्रैक्टिस कर लें, बिना प्रैक्टिस किए नहीं, और प्रैक्टिस करके लिख के कुछ आंसर चेक करा लें। इतने तरीके के मैं बता रहा हूँ। अभी से मैं आपको प्रश्न उठाने भूमिका के बारे में कुछ जिक्र किया, तुलनात्मक भूमिका लिखा, व्याख्या वाला लिखाया, ठीक है, कोटेशन वाला भी एक दो बताया, ऐसे करके तो कई तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक और निबंध यूपीएससी ही पूछा, क्योंकि जिस समय यूपीएससी मैं दे रहा था उस समय सभी में तैयार किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता है। सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता है। इसका अगर निबंध आपको लिखना है तो किस तरह से मैं तैयार करके रखा था, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अपने अनुभव के जीवन या घटना या किसी महापुरुष के जीवन घटना से आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, टॉपिक क्या है, सत्य जिया जाता है सिखाया, मतलब आप सत्य को सीख नहीं सकते, जीना पड़ेगा। महात्मा गांधी का पूरा जीवन यही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कैसे लिख सकते हैं, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मेरी रुचि खेलने, सिनेमा देखने या दोस्तों से बात करने में थी, पर पढ़ने में नहीं। मेरे माता पिता व अध्यापक बार बार समझाते थे कि सिर्फ सफल होने के लिए ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ना जरूरी, पर उनके ये सारे उपदेश निरर्थक महसूस होते थे, ठीक ना। वे मजबूर होकर मुझे दंड देते, ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, पर ऐसी हर कोशिश के साथ मेरी पढ़ाई के प्रति वितृष्णा और बढ़ती जाती थी। अंत में उन सब ने मान लिया कि मैं बहुत अच्छे भविष्य की ओर बढ़ने में असमर्थ हूँ। मुझे तो भविष्य की चिंता करना ही अरुचिकर लगता था। किंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जीवन का रास्ता ही बदल गया। कॉलेज में संयोग से एक सेमिनार में एक वक्ता को सुनकर कुछ गहरे प्रश्नों में रुचि पैदा हो गई, जैसे ईश्वर है या नहीं, आत्मा की पुनर्जन्म की बात झूठ है या सत्य, स्वर्ग या नरक वास्तविक बातें हैं या सिर्फ डराने या धमकाने के साधन। जिज्ञासा इतनी प्रबल हुई कि मैंने उस व्यक्ति से कुछ किताबें की जानकारी लिया और पढ़ा। एक एक पृष्ठ पढ़कर ऐसा लगता था कि मेरी आंखें खुल गई। धीरे धीरे यह रुचियां अन्य विषयों तक फैल गई और मुझे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अन्य विषयों की गहरी बातें जानना अच्छा लगा। अब मेरे माता पिता की परेशानी यह है कि मैं इतना ना पढ़ सकूं कि मेरी आंखें खराब हो जाए या मैं जीवन के समान सुखों से कटाव महसूस करने लगूं। यह उदाहरण संयोग से मेरा है, पर मेरा यह ख्याल है कि कुछ परिवर्तन के साथ ऐसा उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता ही है। इसका निचोड़ यह है कि जब तक हम अपना सच या समझ दूसरों पर थोपते हैं तब तक उसके मन की नहीं बदल सकते हैं। मन भी तभी बदलता है जब वह सच स्वयं उसी व्यक्ति का हो जाए। तो मतलब वही है, सत्य जो है ना, क्या है, आप जो है ना, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। आप देखिए, इस तरह के अगर निजी और कोई अनुभव आपके जीवन में हो आप यहाँ, लेकिन उस निजी अनुभव को भी कहने का तरीका होना चाहिए, पॉजिटिव वे में कहीं भूमिका में, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए क्या होगा, बेहतर हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसे मान लीजिए एक
और निबंध पूछा था बीपीएससी का ही, यूपीएससी का है ये। स्वतंत्रता के 75, उसमें 50 साल हुआ था, तो अगर अब तो 75 वर्ष हो गया। आज़ादी के 75 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, ये निबंध है, टॉपिक है, ठीक ना। इसका मैं कराया भी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा एक है, हम आज़ाद हुए आधी रात को और सवेरा अभी तक नहीं हुआ। मतलब कि आज़ाद मिडनाइट 14 और 15 अगस्त को हुए, अभी तक सवेरा नहीं हुआ। सवेरा नहीं होने का मतलब ये है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो सपना देखा था, भारत ये होगा वो होगा, वो अभी पूरा अभी नहीं हो पाया है। और 2047 तक ऐसा विकसित राष्ट्र बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा लिखिए कोटेशन या दोहा, जो भी चीज़ है। किसी कवि की यह वेदना हमें नाटकीय प्रतीत हो सकती, किंतु अपनी आज़ादी के 75 वर्षों का ईमानदार मूल्यांकन करें तो कुछ ऐसे भाव से बचा नहीं जा सकता है। कुछ देश जो हमारे बाद आज़ाद हुए, देखते ही देखते हर क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। आज चीन का वैश्विक जो है ना दबदबा हमें सोचने पर मजबूर करता, आखिर हम में क्या कमी रह गई। दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो जाने के बाद भी जापान ने ज्ञान विज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भूमि सुधारों के पक्ष में जो बुलंदियां हासिल की, वे भी आत्ममूल्यांकन के लिए बाध्य करती है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देश, जिनके पास संसाधन भी सीमित हैं, कई सामाजिक मानकों पर हमसे बेहतर निष्पादन कर रहे हैं। हमारी आज़ादी के समय में ही एक राष्ट्र के रूप में गठित हुआ इजराइल रेगिस्तान से लहलहाती फसलें पैदा कर लेता है और बहुत से दुश्मनों राष्ट्रों के बीच रहते हुए भी अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से समझौता नहीं करता। तो हम क्यों इतनी उपजाऊ जमीन और बेहतर पड़ोसियों के बावजूद कमज़ोर राष्ट्र में रहते हैं? ये सारे प्रश्न किसी भी संवेदनशील भारतीयों को बेचैन करते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में क्या नहीं सीखा। आपने लिख लिया एक दोहा भी, आपने उसको कुछ व्याख्या भी कर दिया, कुछ क्वेश्चन भी उठा लिया। अब जितना आपने क्वेश्चन इराइज किया, उसको हर एक का धागा खोलते चलिए, आपका निबंध अच्छा हो जाएगा। मतलब कि 75 वर्ष में लिखिए क्या हमने पाया, क्या नहीं पाया, बस आपका निबंध जो है ना बेहतर ढंग से हो जाएगा। अब जैसे एक और ये शायद यूपीएससी का ही क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा था, नगरीकरण वरदान या अभिशाप भारतीय संदर्भ में, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर इसमें अगर रैंडम थिंकिंग कुछ अगर करना हो तो वही नगरीकरण क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक ना, इसके कारण क्या है, इसके कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे वरदान है, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, उच्च मानदंड, विकसित, समानता सब होता है। अभिशाप की समस्या, पर्यावरण की समस्या, जनसंख्या की समस्या, गरीबी, घर मकान नहीं, बेरोजगारी, ये सब कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में आप दिखा सकते हैं। इसकी भूमिका कैसे लिखा, आइए बात करते हैं। किसी कवि ने लिखा है, मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, ठीक ना। ऐसे ही नगरीय जीवन की विसंगतियाँ किसी फिल्म के गीत में था, जिसमें नायक नायिका अकेले शहर में अर्थात रोजी रोटी एवं रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कुछ विरोधाभासी अन्य तथ्य एवं कहानियाँ भी हैं, जिसमें गांव का भोला भाला युवक गरीबी से तंग आकर शहर जाता है और प्रारंभ में शहर में उसे ठोकरें मिलती है। धीरे धीरे वो नगर के नियमों को सीखता है और अवसर का लाभ उठाकर करोड़पति बन जाता है, ठीक ना। वहीं नगरीकरण के वरदान अभिशाप की विरोधाभासी आवश्यकता कहानी विडंबना, मतलब कहने मतलब ये है, यहाँ आपने दो चीज़ दिखा दिया कि कैसे मतलब कि अभिशाप है और कैसे जो है ना क्या कहते एक वरदान भी है। तो ऐसे करके भूमिका भी आप एक मिला जुला करके लिखकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेरा प्रयास यही था कि किसी भी टॉपिक में किस तरीके से भूमिका को लिखें। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, आत्ममंथन कीजिए, इसका पीडीएफ देखिए। ऐसे जो भी यहाँ मैं डिस्कस किया, जो मैं अभी बताया, आप उस पर काम करके देखिए, आपको जरूर फ़ायदा होगा। और आप ऐसे में जीरो हैं, बहुत जीरो है ना, यहाँ से शुरू कीजिए। मैं कागज़ पर लिखिए, बोतल पर लिखिए और किसी पर लिखिए, मोटरसाइकिल पर लिखिए, कार पर लिखिए, मतलब कम से कम 5-6 ऐसे ही लिख लिए ना, प्रैक्टिस कर लीजिए ना। पेन पे लिख लीजिए, टेबल पे लिखिए, कुर्सी पे लिखिए, कुछ मतलब ये आपको लिखने का हैबिट डालेगा। बाकी तो अच्छा निबंध हम लिखेंगे ना। देखिए, फर्स्ट सीरीज चलिए, पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पहले 100 वर्ड लिखिए, 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800 अपने पूरी जाएगा। लेकिन हाँ, लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसको कीजिए। बाकी आने वाले लेक्चर में जो भी मैं यूट्यूब पर लूँगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा, अभी तो भूमिका बताया, अब एक पैराग्राफ को कैसे एक दूसरे से लिंक करें वो बता दूंगा, फिर निष्कर्ष कैसे लिखना। बाकी यूट्यूब पर और भी लेक्चर है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो बाकी 70 बीपीएससी जो जिनका भी हो चुका है, तो उनके लिए ऐसे स्पेशल बैच भी ऑलरेडी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का भी बैच 25 में शुरू हो रहा है,
हो चुका है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बाकी आप खुद से करें लेकिन हाँ जो भी जहाँ भी करें आप अच्छे से करें ताकि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।